आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT भर्ती पर हुए रिजर्वेशन केस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि HPSC PGT मैथमेटिक्स पर केस चला हुआ है, रिजर्वेशन का केस, और उस पर एक जजमेंट भी आया है। जजमेंट आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा ही होगा, और या फिर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट पर जाकर भी उस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जजमेंट आया था, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या जो ये जजमेंट आया था मैथमेटिक्स की भर्ती के ऊपर, तो क्या ये मैथमेटिक्स तक ही सीमित रहेगा या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, क्या उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि HPSC इस जजमेंट के अगेंस्ट गई है डिवीजन बेंच में। तो जो ये डिवीजन बेंच में गई है, क्या वहां पर इस जजमेंट को चैलेंज HPSC कर पाएगी या फिर किसी रिलैक्सेशन को लेने के लिए HPSC गई है। तो तमाम जितनी भी बातें हैं बड़े ही साधारण तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट हो वो दूर हो जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीधा सा कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको भूमिका बताना चाहूंगा। हाँ, वीडियो लंबी थोड़ा जरूर होगी क्योंकि ज्यादा ही बातें हैं जो इसमें हम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। भूमिका आपको बताता हूं कि जब ये भर्ती की एडवर्टाइजमेंट जारी हुई उसके कुछ दिन बाद बहुत से स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और टेलीग्राम ग्रुप बना करके वो चर्चा करते हैं कि जो ये रूल है कि कैटेगरी का 4 गुना या 2 गुना बुलाएंगे, ये संविधान के अगेंस्ट है और इससे रिजर्व कैटेगरी को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो वो इसके लिए काम करना शुरू करते हैं, और वो सबसे पहले HPSC में लेटर लिखते हैं, स्पीड पोस्ट कराते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट करवाते हैं, और HPSC में फोन भी करके सेक्रेटरी वगैरह से बात करते हैं। उनको जब सेटिस्फेक्शन यहां से नहीं मिलता, HPSC उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, तो वो CM के OSD जो है भारत भूषण भारती जी, उनके साथ भी संपर्क करते हैं, उनसे भी ये बात अपनी रखते हैं कि ये गलत हो रहा है। और जब कहीं से भी कोई उनको रास्ता नहीं दिखता तो वो फिर पिछड़ा आयोग जो होते हैं जैसे SC का आयोग है, BC का आयोग है, उनसे हेल्प मांगते हैं, और पिछड़ा आयोग भी एक लेटर लिखता है HPSC को, और बकायदा ये कहता है कि आप संविधान के अगेंस्ट है, आप ये रूल को चेंज कीजिए, आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ऐसा पिछड़ा आयोग, जितने पिछड़ा आयोग है वो लेटर लिखते हैं HPSC को, और HPSC उनकी भी नहीं मानता, और HPSC समझता है कि वो अपने हिसाब से सही है, संविधान के अकॉर्डिंग है, और ये रूल कहीं से गलत नहीं है, और उसको लागू कर देता है। उसके बाद जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना था उनकी जो आशंकाएं थी वैसा ही होता है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेने के बाद भी बाहर निकाल दिए जाते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाते, जबकि जनरल कैटेगरी के शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हैं, जबकि मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं रिजर्व कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट जिनके जनरल से ज्यादा मार्क्स थे। तो फिर वो एक रणनीति तैयार करते हैं वो ग्रुप, और वो कोर्ट के अंदर केस डाल देते हैं, और एक पिटिशनर वो बनाते हैं प्रोमिला को। तो प्रोमिला को जब पिटिशनर बनाया जाता है, तो ये भूमिका मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर प्रोमिला गलत है। मैं समझता हूं वो गलत नहीं है, क्योंकि कोर्ट इसीलिए बनी है कि जिसके भी अधिकार का हनन होता है वो कोर्ट में जा सकता है। अब जो जनरल कैटेगरी के हैं शायद वो इस बात को गलत कहें कुछ कैंडिडेट, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या जनरल कैटेगरी के साथ यदि ऐसा होता तो क्या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कोर्ट नहीं जाते। यदि उनके अधिकारों का ऐसे हनन होता तो डेफिनेटली वो भी जाते। कैसे जाते, मैं आपके सामने एक प्रूफ रख रहा हूं। गुजरात हाई कोर्ट का ये केस है, आप इस पर भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसका जो भी डिसीजन है वो डाल दूंगा। वहां पर एक केस होता है, कौन करते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट करते हैं। वो ये कहते हैं, वो भी अपनी जगह सही थे, वो ये कहते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जो वो एडवर्टाइजमेंट थी वो SI की एडवर्टाइजमेंट थी, C ग्रुप के लिए सब इंस्पेक्टर की, वो कहते हैं कि आपने जो कैंडिडेट बुलाने के लिए कहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो कहा है कैटेगरी के 3 गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे नेक्स्ट फेज के लिए। जैसे इसमें भी होते हैं ना, SI में पहले फिजिकल होती है फिर रिटर्न होता है, तो इस तरीके के। तो उन्होंने कहा कि आप कैटेगरी के 3 गुना आपने लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट में, आपने 3 गुना बुलाए भी हैं, जनरल कैटेगरी के भी 3 गुना बुलाए हैं, लेकिन जब आपने जनरल कैटेगरी के 3 गुना बुलाए तो उसमें से OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, यानी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी BC A BC B वगैरह, तो उसके कैटेगरी के कैंडिडेट ज्यादा नंबर लेने के कारण जर्नल में एंट्री कर गए। अब आपने जर्नल के तो 3 गुना बुलाए नहीं, वो तो पूरी पोस्ट के 3 गुना बुलाए हैं, हमें भी यानी जनरल कैटेगरी के भी 3 गुना बुलाया जाए, और जो जंप करे गए हैं कैंडिडेट उनको उनकी कैटेगरी में रखा जाए, उनकी कैटेगरी के 3 गुना बुलाओ।
आपने अगर 3 गुना बुलाने हैं तो सिर्फ हमारी कैटेगरी के 3 गुना बुलाओ, जनरल कैटेगरी के 3 गुना। तो वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हाई कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर देते हैं और हाई कोर्ट के अंदर गुजरात हाई कोर्ट जो होती है वो जब इसमें से सुना जाता है तो वो उसको डिसमिस कर देती है, वो केस डिसमिस हो जाता है और कोर्ट उसमें बकायदा ये कहती है कि कैटेगरी दो ही होती है, एक रिजर्व कैटेगरी, एक अनरिजर्व कैटेगरी, और इन्हीं दो कैटेगरी को देख के संविधान में जो सीट की संख्या वो इनमें बांटी हुई है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी जिसे आप कहते हैं वो जनरल कैटेगरी नहीं होती, वो होती है अनरिजर्व्ड, ओपन कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी। और जब वो ओपन कैटेगरी होती है तो कोई भी मेरिट लेने वाला स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट जिसके जनरल के आप कह सकते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके इक्वल मार्क्स होते तो वो उसमें जंप कर सकता है, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी बंद कैटेगरी है, उसमें जनरल वाले एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन जो ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें कोई भी कैंडिडेट चाहे वो जनरल से चाहे ओबीसी से, वो उसमें शामिल हो सकता है, मेरिटेरियस होना चाहिए वो बच्चा। तो ये कह करके गुजरात हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। अब आपको समझ आ गया होगा, ये सेम ऐसा ही केस है जैसा एचपीएससी का मैथमेटिक्स का केस चला हुआ है। कैटेगरी वाइज ही सिस्टम, और उन्होंने कहा था ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं कर सकते आप, ये ओपन कैटेगरी होती है, इस पर सबको बुलाइए। सेम ऐसा ही केस है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि जब ये चीजें हम देख रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, तो एचपीएससी को क्यों नहीं ये दिखाई दी? एचपीएससी ने इस पर काम किया ही नहीं, रूल बना दिया। तो चलिए, जो भी उन्होंने सोचा, उनके भी एक्सपर्ट है, उनकी भी लीगल टीम है, उन्होंने भी ठीक ही सोचा होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या इसका असर पड़ने वाला है। समझ तो आप गए होंगे कि जिसके भी अधिकार का हनन होता है वो जाता ही है। तो अब जो हम बात करेंगे कि असर क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के ही ज्यादा सवाल है कि इस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरह से। यदि ये जजमेंट लागू हो जाता है, जो जजमेंट आया और जजमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्री का जो रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए और कैटेगरी वाइज आपने करना है, तो वो बिल्कुल फाइनल में कीजिए, आप पहले नहीं कर सकते। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज करके ही तो मेन के लिए बुलाया है और मेन करवा लिया है, और प्री का यदि रिजल्ट रद्द करना है तो फिर मेन भी रद्द होगा। तो यदि ये जजमेंट लागू हुआ तो मैथ की भर्ती इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस पीजीटी, यानी कि जैसे कंप्यूटर साइंस पीजीटी का हुआ है वैसे ही फिर मैथमेटिक्स का होने वाला है, यदि ये जजमेंट लागू किया गया तो। अब आप कहेंगे कि आपने तो हमें बहुत दिन पहले कहा था कि आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, सब्जेक्टिव पेपर दोबारा होगा ही नहीं। तो आज भी मैं इसी बात पर बरकरार हूं और मैं कह रहा हूं कि लगभग मुझे ऐसा लगता है, और वो क्यों लगता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये तो था मैथ का असर कि यदि ये जजमेंट लागू हुआ और ये जजमेंट एचपीएससी तोड़ पाए, इसके मैं 5% ही चांस समझता हूं। क्यों समझता हूं? क्योंकि जब एक जज फैसला सुना रहा है, वो फैसले को रिजर्व करके बैठा है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आपको डिवीजन बेंच में जाके उसको चैलेंज करके उसको स्टे को नहीं हटवाना चाहिए था। तो जज को भी ये खबर लगी होगी कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, तो उसके फिर जज का भी जो माइंड है वो भी एक आदमी वाला ही है, तो उसका बदल गया होगा, या फिर उसने सोचा होगा और अच्छे तरीके से जजमेंट देता हूं। और बकायदा उस जजमेंट के अंदर इतने संविधान के रेफरेंस दिए गए हैं, संविधानिक बातें की गई है कि उसको मुझे लगता नहीं कि एचपीएससी जो डिवीजन बेंच में जाके उसको तोड़ पाएगी। हाँ, रिलैक्सेशन के लिए जरूर एचपीएससी जाएगी। तो ये तो था मैथ के ऊपर। अब बात कर लेते कि क्या जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, क्या इन पर भी इसका असर पड़ेगा? तो मैं ये आप पर ही छोड़ता हूं, आप ही एनालाइज कीजिएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। वैसे तो कुछ कैंडिडेट ने कहा कि हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा हुआ है कि 4 जो हैं कैंडिडेट वो कुछ ऐसा है, तो वो मैं ये कहूंगा वो तो बातें हो चुकी हैं पीछे, उन पे अब कुछ नहीं होने वाला। अब का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कॉमर्स का एग्जांपल। कॉमर्स के अंदर मेवात कैडर की लगभग 7 सीट है जहां तक मुझे याद है। तो 7 सीट में से 6 या 5 सीट है जनरल कैटेगरी की और 1 सीट है बीसी की। तो ये मान के चलिए आपकी 6 जनरल कैटेगरी की सीट है और 1 बीसी ए की सीट है। अब 6 का कितने गुना बुलाना है इंटरव्यू के लिए? 2 गुना। यानी कि मैं मेन की बात कर रहा हूं, मैं प्री की बात नहीं कर रहा। प्री को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मेन की सोचिए आप, और उससे आपको पता चलेगा असर क्या पड़ने वाला है। तो यदि कॉमर्स की 6 सीट है जनरल कैटेगरी की, उनके 2 गुना बुलाने, यानी 12 कैंडिडेट को बुलाना है जनरल कैटेगरी पर या फिर अनरिजर्व कैटेगरी पर इंटरव्यू के लिए, और 1 सीट है बीसीए की, क्योंकि ये तो फर्क होता है ना, आपको पता है जनरल कैटेगरी की ज्यादा सीट होती है। तो 6 या 7 सीट है, 6 सीट है जनरल कैटेगरी की, 12 कैंडिडेट को वहां पर बुलाना है, और 1 सीट है कॉमर्स की। तो 1 सीट पर कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? 2 बुलाए जाएंगे। होता क्या है, 35% से ऊपर ही बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, यानी ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अब आप पेन कॉपी उठा के ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए, या मुझे बताइए कि 12 कैंडिडेट की कट ऑफ
कम जाती है या ज़्यादा जाती है। तो आप ऐसा पाएंगे कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही आप इसको समझ सकते हैं कि यदि पोस्ट कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो जो 2 कैंडिडेट बुलाने हैं बीसीए के, तो ये ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे, यानी कि कट ऑफ इनकी ज़्यादा हाई जाएगी। और जो 12 कैंडिडेट बुलाने हैं जनरल कैटेगरी से, उनकी कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगी, यानी नीचे जाएगी। यानी यदि इनकी हम ये जनरल कैटेगरी के आप मान के चलिए कि 12 कैंडिडेट हमने यहाँ पर बुलाने हैं जनरल कैटेगरी के, तो इनको यदि आप मान के चलेंगे तो इनकी कट ऑफ आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 55 कट ऑफ इनकी चली जाती है मेवात कैडर में। जो ये 2 कैंडिडेट बुलाने हैं बीसीई से, बीसीए से, इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी? तो फर्क तो पड़ेगा, ये 2 कैंडिडेट हैं, ये 12 कैंडिडेट है, तो लगभग 60 आप मान के चलिए कि इनकी कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पे 60 कट ऑफ है या 55 कट ऑफ है। अब यहाँ पर जो बीसीए का एक कैंडिडेट है इससे नीचे वाला, उसके है 59, फिर है 58, फिर है 57, फिर है 56, फिर आप शामिल कर सकते हैं कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी आ गई 55 कैंडिडेट, 55 मार्क्स वाले। तो जो ये 59, 58, 57, 56 वाले रह गए, इनका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, जबकि 55 वाले का हो गया, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया 12 कैंडिडेट को। ये जो तीसरा चौथा कैंडिडेट था इनको तो शामिल नहीं किया, क्योंकि कैटेगरी वाइज बुलाना है, और कैटेगरी वाइज बुलाना है तो 1 सीट पर 2 को बुलाना है और 6 सीट पे 12 को बुलाना है। तो कट ऑफ का जो डिफरेंस ये रह गया ना, तो ये बच्चे शांत नहीं बैठेंगे, ये फिर कोर्ट जाएंगे। आप ऐसा समझ भी चुके होंगे। यदि आपके मन में कुछ और है या आप कुछ और समझते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो जब ये जो स्टूडेंट हो गए 58, 59 वाले, वही तो हो गया जो प्री में हुआ था, प्रोमिला वाला ही केस हो गया मेन में भी, और ये हर एक सब्जेक्ट में होगा, क्योंकि मेवात की जो सीट है बहुत कम है और पेपर एक है। पेपर अलग से होता तो मेवात के लिए कुछ अलग किया जाता, लेकिन हाँ हरियाणा कैडर में मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांस है ऐसा हो जाएगा। तो मेवात कैडर में ये लगभग होना तय है, और हो सकता है ये हरियाणा कैडर में भी हो जाए, क्योंकि हम चीजें सोच रहे हैं और एचपीएससी के सामने ये चीजें उनको देखने को मिल रही कि ये तो हो गया, ये तो कट ऑफ ऐसे ज्यादा चली गई, इसीलिए तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ जाता आपका अगर ऐसा ना हुआ होता। तो इसलिए फिर एचपीएससी क्या करेगी? तो असर तो आपको पता चल गया होगा, सभी भर्तियों पे इसका असर पड़ने वाला है। जो अभी भर्तियों पे केस नहीं हो वो मेन के बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें भी ऐसा ही होगा जैसे प्री में दोहराया गया है। तो अब एचपीएससी क्या करेगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि एचपीएससी बैकफुट पे है, अभी तो बैकफुट पे है। एचपीएससी को इसके लिए जाना होगा डिवीजन बेंच, और वो एचपीएससी जा भी चुकी है। और मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि एचपीएससी ने सभी ऑब्जेक्शन हटा लिए हैं और जल्द ही एचपीएससी का जो केस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और वो मुझे लगता है शायद कल या परसों एक्सेप्ट हो भी जाएगा। उसके 3 दिन बाद डेट मिलेगी, 2-3 दिन बाद आर्ग्यूमेंट्स की। तो आर्ग्यूमेंट्स जो किए जाएंगे उसके बाद आपका जो डिसीजन है वो लगभग 5-7-10 दिन में आपको देखने को मिल भी सकता है। उस पर क्या रहने वाला है, एचपीएससी की जीत होती है, एचपीएससी फिर वापस आ जाती है ऐसे ही, या और कुछ चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कोर्ट में ऐसा भी होता है कि जाते हैं हम चीज़ों को बदलवाने के लिए, लेकिन कोर्ट उनको स्ट्रिक्टली ये कह देते कि इसको लागू करो, आप गलत हैं, तो आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। यानी ये जजमेंट जो एचपीएससी जारी डिवीजन बेंच, ये उल्टा भी पड़ सकता है। अब कई साथी कहेंगे कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, एचपीएससी करवा लेगी। एचपीएससी भले ही इंडिपेंडेंट बॉडी हो, लेकिन कोर्ट जो होती है वो सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और उसको ये अधिकार होता है। और यदि एचपीएससी से करवा सकती तो फिर सिंगल बेंच में ना करवा लेती। सिंगल बेंच में भी एचपीएससी हारी, ऐसी बात थोड़ा कि एचपीएससी हमेशा जीतती रहेगी। तो एचपीएससी वहां भी आ रही है। अब कहीं कहेंगे कि एचपीएससी की तैयारी नहीं थी, तो ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं अगर आपने मानना है, ऐसा नहीं है। एचपीएससी से बढ़ के कोर्ट होती है। तो अब मैं बात करूं कि एचपीएससी जाएगी डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच में जाके भी मैंने आपको कहा था कि आपका पेपर जो है वो मुझे नहीं लगता दोबारा होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एचपीएससी कोर्ट में जाकर के ये एक फरियाद करेगी, ये एक रिक्वेस्ट करेगी कि जी जो हो चुका वो हो चुका। अगर हमने उसमें चेंज किया तो बहुत सारी भर्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा, पिछली भर्तियों पर भी, अगली भर्तियों पर भी। और जब ये चैलेंज होगा या फिर ये चीजें ऐसे हो जाएंगी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आप हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दीजिए, जो हो गया वो ठीक है, हो गया, उसके लिए हम अक्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी वो रिलैक्सेशन मांगेगी कि आगे हम कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे, और मुझे लगता भी है कि शायद कोर्ट ये चीज़ मान ले। तो अगर मान लेती है और रिलैक्सेशन मिल जाती फिर तो इंटरव्यू निकाला जाएगा, और इंटरव्यू कैसे निकाला जाएगा ये बात तो आप मान के ही चलिए कि अब कैटेगरी वाइज नहीं होने वाला। रोल नंबर डाले जाएंगे, उसमें ना ये पता होगा कि कौन किस कैटेगरी का, कौन किस कैटेगरी का, और जो डिटेल रिजल्ट भी डाला जाएगा उसमें ऐसा कैटेगरी वाइज सिस्टम, इसमें मेन का जो आएगा रिजल्ट उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। यानी बिना कैटेगरी के ही पोस्ट का 4 गुना बुला लिया जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि अभी होने वाला है कि रिलैक्सेशन वहां से मिल सकती है, और मिलने के बाद मैथ का भी
ऐसे किया जा सकता, क्योंकि प्रोमिला तो ऐड कर ही ली, जो कोर्ट गया उसको तो ऐड कर ही लिया, जिसने रिलैक्सेशन मांगी उसको तो दे ही दी, यानी जिसने परमिशन मांगी उसको तो परमिशन दे ही दी। अब जो बाकी के पड़े सो रहे हैं वो तो अब सो ही रहे हैं, उनको जाना चाहिए था कोर्ट, वो नहीं गए, तो अब तो बहुत लेट हो चुके हैं। तो अब जो है ये रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन मैं श्योरली नहीं कहता कि 100% मिल सकती, क्योंकि जज कोर्ट है और जज का माइंड वो तय करेगा कि उसको क्या ठीक लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तुड़वाया जाना मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। तो तुड़वाएगा ही नहीं तो रिलैक्सेशन की डिमांड एचपीएससी करेगी, और रिलैक्सेशन उसको मिल जाएगी तो वो क्या करेगी, वो सब्जेक्टिव का जो रिजल्ट है उसमें कैटेगरी वाइज न करके सीधा पोस्ट का 4 गुना बुला लेगी। उसमें अब देखो जर्नल के ज्यादा जाते हैं या फिर उसमें कैटेगरी के ज्यादा जाते हैं। हाँ, इस पे एक चीज जरूर हो सकती है कि कैटेगरी के जो रैंक में 2 गुना में आएंगे वो केस कर सकते हैं फिर, और वो ये कहेंगे जी हमें 2 गुना पॉलिसी में लिखा था और पॉलिसी को आपने फॉलो नहीं किया, यानी जो रूल आपने बनाए थे वो तो आपने माने नहीं, खेल के बीच में आप चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एचपीएससी कोर्ट की लाइन लिख देगी कि इस कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें भी ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तो मुझे ये लगता है। और यदि एक और बात कर लेते कि यदि एचपीएससी केस जीत जाती है फिर तो घमासान मचने वाला है, क्योंकि स्टेट की 2 एजेंसियां और दोनों के अलग अलग रूल हो जाएंगे। एचएसएससी किसी और रूल से मंगवा रही है, यानी कि कैंडिडेट्स को बुला रही है, और एचपीएससी फिर किसी और रूल से कैंडिडेट को बुलाएगी। तो 2 डिफरेंट एजेंसी और 2 डिफरेंट रूल हो जाएंगे भर्तियों के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा घमासान मच जाएगा। तो ये सारी चीजें एचपीएससी देख के चलेगी और रिलैक्सेशन की ही मांग करेगी कि जो हो गया, आगे से कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे, तो आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यदि एचपीएससी जैसे अभी कोर्ट गई है 3-4 दिन के बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, 5-6 दिन आप लगा के, 1 हफ्ता या 10 दिन आप लगा सकते हैं, तो 15 से पहले आप अपना रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है, यदि एचपीएससी ऐसा रिलैक्सेशन लेने में कामयाब हो जाती है तो आपको मिल जाएगा। और यदि कामयाब नहीं होती तो फिर आपकी भर्ती ऐसे ही अटक जाएंगी, फिर नहीं होगी। यदि यही जजमेंट लागू करना पड़ा जो त्रिभुवन दैया जज जो है उन्होंने दिया है, फिर आपकी भर्ती नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगी। तो यदि इसमें रिलैक्सेशन ले आती है, जो कि शायद कामयाब भी हो जाए, ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है उनका फ्यूचर कोर्ट ज़्यादा देखती है। तो यदि ले आती तो मुझे लगता है कि फरवरी में आपके इंटरव्यू जो है या तो वो स्टार्ट हो जाएंगे या वो आधी प्रोसेस उसकी जा चुकी होगी, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि केस आपको समझ में आ गया होगा कि रिलैक्सेशन के लिए ही एचपीएससी जाएगी और कोई ना कोई रिलैक्सेशन ही डिमांड करेगी कोर्ट से। बाकी जैसे ही पिटीशन आती है, जैसे पिटीशन फाइल होती है वो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि एचपीएससी क्या डिमांड उसमें कर रही है। तो ऐसा ये था, और मैं आपको एक लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहें, कल क्या होगा देखा जाएगा। रद्द होगा तो होगा, और नहीं होगा तो ज्यादातर जो चांसेस हैं कि ये कुछ ऐसा रिलैक्सेशन लेके आएंगे, तो रिलैक्सेशन यदि लेके आते तो आपकी तैयारी इंटरव्यू के लिए आप करते रहिए, वो बहुत काम आएगी आपके। और यदि ये दिन निकल गए ना, फिर उससे फिर पछताना ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं तो आपको जायज सी बात कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। मुझे आज भी यही लगता है कि पेपर दोबारा नहीं होगा, रिलैक्सेशन की डिमांड होगी, और रिलैक्सेशन शायद एचपीएससी लेने में कामयाब रह जाएगी। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि रिलैक्सेशन लेने में एचपीएससी लगभग कामयाब होती मुझे दिख रही है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि आपने बताया नहीं, आपने एक उलझन सी छोड़ दी। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी कीजिए इंटरव्यू की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई बात आपके मन में है या कोई सवाल है या आपको कोई बात पसंद नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तरीके से आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप मेरा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके जो भी सवाल होते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूं, या जो अदर एडमिन है, काफी योग्य वो एडमिन है, वो भी कोशिश करते हैं कि आपका रिप्लाई जो है, आपका जवाब वो दे पाए। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपके रिप्लाई का आंसर जो है वो देता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये केस सारा समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद। यदि कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।